नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। उत्तराखंड प्राइम में आपको दिखाएंगे उत्तराखंड की तमाम अहम और बड़ी खबरें। रुक करेंगे गैरसैंण का। आज गैरसैंण जाएंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। दोपहर 1:45 पर गैरसैंण के लिए रवाना होंगे, यानी कि कुछ ही देर बाद गैरसैंण के लिए रवाना होंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत। शाम 5 बजे विधानमंडल दल की बैठक में शामिल होंगे। कल से शुरू हो रहा है विधानसभा का बजट सत्र। दोपहर 1:45 पर गैरसैंण के लिए रवाना होंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। आज गैरसैंण जाएंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और उनका क्या कुछ शेड्यूल रहेगा, ये आपको दे रहे हैं जानकारी। शाम 5 बजे विधानमंडल दल की बैठक में वो शामिल होंगे और दोपहर 1:45 पर गैरसैंण के लिए रवाना होंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। आपको बता दें कि कल 1 मार्च को ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में विधानसभा सत्र की कार्यवाही में वो हिस्सा लेंगे। जितेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। जितेंद्र, त्रिवेंद्र सिंह रावत क्या कुछ उनके कार्यक्रम रहेंगे, आज कहां वो पहुंचे हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अभी अल्मोड़ा के द्वाराहाट में हैं, जहां पे वो अभी एक सभा को संबोधित कर रहे हैं। 8:30 बजे उन्होंने आज सुबह जो हैंडा खान मंदिर में है वहां पूजा अर्चना की और उसके बाद वो 10:30 बजे रानीखेत से द्वाराहाट के लिए रवाना हुए थे। अभी फिलहाल वो द्वाराहाट के शीतला पुष्कर मैदान में एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और इसके बाद वो गैरसैंण के लिए प्रस्थान करेंगे। शाम लगभग 5 बजे उनका जो तय कार्यक्रम है उसमें विधानमंडल दल की बैठक होनी है। मुख्यमंत्री अगर समय से पहुंच गए, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, और अगर समय से मुख्यमंत्री पहुंच गए तो 5 बजे वो विधानमंडल दल की बैठक में हिस्सा लेंगे। और कल से जो हमारा ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है वो उसकी सुबह 10 बजे से 11 बजे से विधानसभा सत्र की कार्यवाही शुरू होनी है। तो 1 से 9 तारीख तक जो अपना गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन सत्र चलना है उसमें प्रतिभाग मुख्यमंत्री करेंगे। तो कुल मिला के इस बार कुमाऊं से होते हुए मुख्यमंत्री गैरसैंण की ओर अब प्रस्थान करेंगे और देर शाम तक गैरसैंण पहुंचने की उम्मीद है। चलिए, शुक्रिया आपका जितेंद्र तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो आज गैरसैंण के लिए रवाना होंगे दोपहर 1:45 पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। शाम 5 बजे विधानमंडल दल की बैठक जो होगी उसमें शामिल होंगे। कल से शुरू हो रहा है विधानसभा का बजट सत्र। आज गैरसैंण जाएंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। ये बड़ी और अहम जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। दोपहर 1:45 पर गैरसैंण के लिए रवाना होंगे और शाम 5 बजे विधानमंडल दल की बैठक में वो शामिल होंगे। तो आज गैरसैंण जाएंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। ये बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। दोपहर 1:45 पर यानी कि कुछ ही देर बाद गैरसैंण के लिए रवाना होंगे और शाम 5 बजे विधानमंडल दल की बैठक में वो शामिल होंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जनपद भ्रमण के तहत रानीखेत पहुंच गए हैं और इस बीच मुख्यमंत्री रावत द्वाराहाट में विशाल जनसभा में शामिल होने के लिए वो पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर अल्मोड़ा से सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की लाइव तस्वीरें। द्वाराहाट में सीएम की ये विशाल जनसभा। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जनपद भ्रमण के तहत रानीखेत पहुंचे हुए हैं और इस बीच द्वाराहाट में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत विशाल जनसभा में शामिल हुए हैं। कुछ देर बाद वो जनसभा को संबोधित भी करेंगे। ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं अल्मोड़ा से लाइव आप तक। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जनपद भ्रमण के तहत रानीखेत पहुंचे हुए हैं और इस बीच मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वाराहाट में विशाल जनसभा में शामिल हुए हैं और इस जनसभा को संबोधित भी करेंगे कुछ देर बाद।
1 मार्च से उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बजट सत्र शुरू हो रहा है। वहीं कांग्रेस का दावा है कि बजट सत्र को लेकर कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर ली है। इस बीच प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि सत्र में विपक्ष बेरोजगारी का मुद्दा उठाएगा। साथ ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि महंगाई के मुद्दे पर भी कांग्रेस बीजेपी को घेरेगी। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि आने वाले समय में कांग्रेस की विधानमंडल दल की बैठक होने वाली है, जिसमें आगे की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। तो बजट सत्र में बीजेपी को घेरने की तैयारी यहां पर हो रही है। कांग्रेस द्वारा रणनीति बनाई जा रही है। वहीं मसूरी में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नवीन प्रशाली ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी की राज्य सरकार पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पर ध्यान नहीं दे रही है। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार ने जिला नियोजन का लगभग 700 करोड़ के बजट को बर्बाद कर दिया है। इस बीच उन्होंने सरकार से पूछा कि जिला योजना के तहत कितने लोगों को रोजगार दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर सरकार समय पर जवाब नहीं देगी तो आम आदमी पार्टी सड़क पर उतरकर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करेगी। ये जो राज्य सरकार है इसने तो काफ़ी सारे घोटाले किए हैं। अभी जो वर्तमान में घोटाला प्रकाश में आया है वो ये है कि इन्होंने जिला नियोजन समिति के चुनाव न कराकर उस जिला नियोजन के 700 करोड़ रुपए हड़प लिए हैं। और सरकार ने एक शासनादेश भी जारी किया था कि जो जिला नियोजन का जो फंड है, जो बजट है, उसका 40% रोजगार परक योजनाओं में लगाया जाएगा। अब इससे दिक्कत ये आ गई है कि जो हमारी छोटी स्थानीय सरकारें होती हैं, ग्राम पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है, जिला पंचायत है, इन्होंने जो काम करने थे वो काम नहीं हो पा रहे हैं और सरकार ने उस बजट की बंदरबाट कर दी है। तो अब आम आदमी पार्टी मांग करती है सरकार से कि वो बताए जो 40% जो शासनादेश जारी किया था कि ये रोजगार परक योजनाओं में पैसा लगाया जाएगा, उससे उन्होंने कितने लोगों को रोजगार दिया, कितने रोजगार परक योजनाएं उन्होंने यहाँ पर लगाई हैं। सुनील सोनकर हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। सुनील, आम आदमी पार्टी, बड़ा आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है प्रदेश सरकार पर। जी मोनिका, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर जिला योजना में जो पैसा आया जाना चाहिए था उसको लेकर आप पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन प्रशाली ने बड़ा खुलासा करा है। उन्होंने कहना है कि जो 700 करोड़ की बात यहाँ पर प्रदेश सरकार कर रही है वो 700 करोड़ के बंदरबाज यहाँ पर कर दी गई है। जिला योजना के तहत कोई भी पैसा अभी तक खर्च नहीं किया गया है, ना ही उसके तहत कोई नौकरी दी गई है। ऐसे में प्रदेश सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं कि 700 करोड़ का पूरा हिसाब दिया जाए, तो अपने आप में बड़ा आरोप है। और जिस तरीके से प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है भ्रष्टाचार का, उसका खुलासा होता हुआ नजर आ रहा है। सुनील, बड़ा आरोप यहाँ पर लगाया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से। क्या कोई यहाँ पर कोई प्रूफ किसी तरह का, किस आधार पर इतना बड़ा आरोप लगाया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से? देखिए मोनिका, अगर जिस तरीके से यहाँ पर उत्तरकाशी की अगर बात करी जाए तो जिला पंचायत के कई जो अध्यक्ष हैं और जो सदस्य हैं वो लगातार इस बात को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो जिला योजना का पैसा है वो पैसा आखिर गया कहाँ, क्योंकि पंचायतों में ये पैसा पहुंचा ही नहीं है। तो इसी को लेकर आप पार्टी ने इसको चुनावी मुद्दा बना दिया है और उनको समर्थन भी दिया है। और मसूरी में पत्रकारों से बात करते हुए जो प्रदेश प्रवक्ता है उन्होंने इस बात का खुलासा करा। उनका ये कहना है कि अगर सरकार जल्दी 700 करोड़ का हिसाब नहीं देती तो इसको लेकर वो सड़कों पर उतरेंगे। जी चलिए, शुक्रिया आपका सुनील तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। आप खबर चमोली से। चमोली जिला प्रशासन ने 1 मार्च से गैरसैंण में हो रहे विधानसभा सत्र की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस बीच जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने विधानसभा परिसर में सत्र की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मीटिंग में पुलिस अधीक्षक यशवंत सिंह चौहान भी मौजूद थे। वहीं विधानसभा परिसर स्थित आवासों में मंत्री गणों, विधायक और वरिष्ठ अधिकारियों के ठहरने के उचित इंतजाम किए गए हैं और सत्र को लेकर इलाके में सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है। तो बजट सत्र की तैयारी तेज हो चुकी है। डीएम स्वाति एस भदौरिया ने बैठक ली, व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। पुष्कर सिंह नेगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। पुष्कर, बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, ऐसे में चमोली में खास तौर पर तैयारियां जो है वो प्रशासन की किस तरीके से देखी जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल मोनिका, मैं आपको बता दूं कि जो 1 मार्च से और 10 मार्च तक का जो बजट सत्र जो है भराड़ीसैंण में चलेगा, उसको लेकर जो है जनपद चमोली का पूरा प्रशासन जो है भराड़ीसैंण में मौजूद है। भराड़ीसैंण में अगर मैं सुरक्षा व्यवस्था की बात करूं तो सुरक्षा व्यवस्था पे यहाँ पे जो है
7 से 8 बैरियर जो है, जो बैरिकेडिंग हम कह सकते हैं, पहला दिवाली साल का बैरिकेडिंग है, सबसे बड़ा बैरिकेडिंग यहाँ पे है। यदि कोई आंदोलनकारी अंदर आता है तो भराड़ी सैन से, और जो विधानसभा का एरिया है 3 किलोमीटर का एरिया है, यहाँ से अंदर नहीं घुस सके। इसको लेकर भी यहाँ पे पुलिस प्रशासन की अभी ब्रीफ दी हुई है और एक ब्रीफिंग भी यहाँ पे दी गई है कि प्रशासन पूरा अलर्ट है, चाहे वो IRB की टुकड़ी हो, चाहे CST की टुकड़ी हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, जो जनपद चमोली का पुलिस प्रशासन हो। तो लगातार यहाँ पे जो है मॉनिटरिंग जो है, जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया भी यहाँ पे पहुंची है। उन्होंने जो है, चाहे वो सीएम आवास हो या मंत्रीगणों का आवास हो या यहाँ पर रहने की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था, तो तमाम सारी चीजें भराड़ी शहर में जो है पिछले दिनों ठंडा, यहाँ पे ठंडा भी होता है, ठंडा रहता है, तो इसको लेकर यहाँ पे जो सुरक्षा व्यवस्था है सब चौकसी बढ़ती जा रही है। हेलीपैड गौचर की अगर मैं बात करूँ तो गौचर में भी जो है प्रशासन मुस्तैद है, क्योंकि कभी ऐसी दिक्कत आ जाती है कि भराड़ी शहर में यदि कोहरा लगा हो या कुछ ऐसी समस्या आ जाती है तो उसको लेकर जो गौचर का हेलीपैड भी यहाँ पे सुचारू है। और उसके बाद जो है भराड़ी शहर की अगर मैं बात करूँ तो भराड़ी शहर को पूरी तरह से हम इसको कह सकते हैं कि भराड़ी शहर का जो कैंपस है इसको छावनी में यहाँ पे तब्दील कर दिया गया, क्योंकि आंदोलनकारी जिस तरह से लगातार जो है फीडबैक मिल रहा है आंदोलनकारी की, जो यहाँ भराड़ी शहर करेंगे, चाहे यूकेडी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे आपका सड़क की मांग को लेकर हो, तो पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। बिल्कुल, प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। शुक्रिया आपका पुष्कर तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो वहीं तपोवन हिम सुनामी को आज 22 दिन पूरे हो चुके हैं। इस बीच तपोवन इंटेक टनल में पानी की रिसाव के चलते SFT टनल से आगे बढ़ना मुश्किल हो गया है। इस बीच अभी भी सुरंग में डी-वाटरिंग के जरिए पानी को टनल से बाहर निकाला जा रहा है। वहीं रेस्क्यू टीम को सिल्ट फ्लशिंग टनल से आगे बढ़कर टनल में फंसे 35 लोगों का सुराग ढूंढने में कठिनाई हो रही है। इस बीच पिछले 4 दिनों से टनल के अंदर से शव बरामद नहीं हुए हैं। इस बीच आपदा में लापता 206 लोगों में से 72 लोगों की शव और 30 मानव अंग बरामद की जा चुके हैं। संजय कुंवर हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा अपडेट के साथ। संजय, क्या कुछ अपडेट आपके पास? और मोनिका जी, आपको बता दूं कि तपोवन आपदा को आज 22वां दिन शुरू हो चुका है और लगातार टनल में जो रेस्क्यू कार्य है पिछले 3 दिनों से प्रभावित हो रहा है। दरअसल जो STF मेन टनल है वहां तक जो है पूरी टीम पहुंच चुकी है, लेकिन पानी का जो रिसाव है और जो मलबा मिक्स होके आ रहा है उसके चलते रेस्क्यू टीम को आगे बढ़ने में कठिनाई हो रही है। हालांकि 4 पंप जो है NTPC द्वारा यहाँ पे लगाए गए, पंपों से डी-वाटरिंग के जरिए पानी जो है बाहर निकाला जा रहा है। जब तक पानी बहता चलेगा, बाहर आता चलेगा, तब तक जो है रेस्क्यू टीम आगे नहीं बढ़ सकती है। जी बिल्कुल। तो इसके लिए किस तरीके की टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है? जाहिर सी बात है यहाँ पर जो समस्या हो रही है संजय, उसको लेकर अब आगे के इंतजाम भी किए जाएंगे, क्योंकि ऐसे में तो जो लोग लापता है उनको ढूंढने में काफी परेशानी होगी। बिल्कुल मोनिका, देखिए जो टेक्निक नहीं जो आजमाई जा रही है, और 4 से 5 जो है पंपिंग डी-वाटरिंग के लिए लगाए गए हुए पिछले 3 दिनों से लगातार वहां से पानी जो है, पानी का रिसाव बाहर आ रहा है। और जब तक ये पानी का रिसाव जारी रहेगा तब तक जो है रेस्क्यू टीम आगे नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि अब जो है टी पॉइंट से आगे जो है रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी है और आगे संकरा मार्ग है। और हो सकता है कि तो अंदर जितना पानी और मलबा नदी से जा रखा है वो वापस ना आ जाए। इसको देखते हुए जो रेस्क्यू टीम जो है पहले डी वाटरिंग करके जो पानी का सारा रिसोर्सेज पूरा बाहर निकालेगी, उसके बाद ही अंदर जो बॉडीज और जो चीजें संभावना बनती है उसको देखा जाएगा आगे। जी चलिए, शुक्रिया आपका संजय तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो पानी के रिसाव ने मुश्किलें जरूर बढ़ा दी है, लेकिन प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। तपोवन में रेस्क्यू लगातार जारी है। वहीं उत्तराखंड के चमोली जिले में आई आपदा के चलते तपोवन विष्णुगार परियोजना में काम कर रहे 139 श्रमिक लापता हैं। इस बीच राहत कार्यों के दौरान अब तक 25 श्रमिकों के शव बरामद किए जा चुके हैं। ऐसे में NTPC मृतकों के परिवार तक कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम मुआवजे के भुगतान तेजी से कर रहा है। NTPC की तरफ से पीड़ित परिवारों के लिए कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के प्रावधानों के तहत क्षतिपूर्ति भुगतान की विधिक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस बीच NTPC की तरफ से कुल 25 परिवारों की क्षतिपूर्ति राशि उनको, जो कि 3 करोड़ 52 रुपए बताई जा रही है, वो बांटी जा रही है। संजय कुंवर हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं एक बार फिर। संजय, जिस तरीके से वो जो तमाम लोग इस आपदा की चपेट में जो आए हैं और वो तमाम परिवार जो इससे प्रभाव जिन पर पड़ा है, उनको किस तरीके से सरकार की तरफ से, NTPC की तरफ से किस तरीके से मदद दी जा रही है?
संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर सरकार की तरफ से, एनटीपीसी की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वो तमाम लोग, वो तमाम परिवार जो कि इस आपदा से प्रभावित हुए हैं, उन तक लगातार मदद पहुंचाई जाए और ऐसा किया भी जा रहा है। लगातार पैसों की आर्थिक मदद भी की जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पर हर तरीके से प्रयासरत है प्रदेश सरकार के वो तमाम लोग, वो तमाम परिवार जो कि इस आपदा में पीड़ित हैं, उन तक सरकार द्वारा मदद पहुंचाई जा रही है। लालकुआ में एसएसपी प्रीति प्रियदर्शनी ने लालकुआ इलाके में बरेली नैनीताल हाईवे पर हुए हादसे के बाद मौके का निरीक्षण किया। इस बीच उन्होंने बताया कि हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 घायल हैं। घायलों को हल्द्वानी के सुशील तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल बीती रात इंडियन रेल डिपो तिराहे के करीब ट्रक और ऑटो कार की जबरदस्त भिड़ंत हो गई थी, जिसमें हल्द्वानी के रहने वाले एक मासूम सहित 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। कल रात यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट में 4 लोगों की मृत्यु हुई है और 3 लोग घायल हैं। घटना स्थल जो है उसका मौका मुआयना किया गया है और रात में भी एसपी सिटी ने यहाँ पे आकर के तत्काल कार्रवाई करी है। थाने ने भी तत्काल कार्रवाई करी है और इसमें देखा जा रहा है कि इसका कारण क्या है। मतलब मुझे यही लग रहा है कि गाड़ी जो है काफ़ी ज़्यादा तेज स्पीड में थी और ब्रेक नहीं लगा पाए हैं लोग और उसकी वजह से जो है एक्सीडेंट हुआ है। गाड़ी पलटी भी है और काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुई है गाड़ी। कहाँ से ये कहाँ के लोग थे, कहाँ से कहाँ को जानकारी? ये बनफूलपुरा के लोग थे, बाहर शादी। चलिए अब खबर किच्छा से, जहां पर किच्छा के अजीतपुर गांव में हुई हत्या की वारदात का पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले में एडिशनल एसपी ममता बोरा ने खुलासा करते हुए बताया कि बीती 21 फरवरी को गंगाराम राठौर नाम के एक शख्स की हत्या गोली मारकर कर दी गई थी। वहीं इस मामले में पुलिस ने राजकुमार उर्फ राजू नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी के पास से हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। 22 फरवरी को सुबह 7 बजे थाने में सूचना मिली कि एक व्यक्ति की गोली मारकर और इस सूचना पे जब वहाँ पुलिस पहुंची तो वहाँ देखा कि 60 साल के एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और वो तमंचे जो प्रथम दृश्य देखा गया तो ये लगा कि फायर तमंचे से हुआ है और उससे उसकी मृत्यु कारित की गई है। तो इस संदर्भ को देखते हुए एफआईआर दर्ज की गई, मर्डर का मुकदमा दर्ज हुआ और फिर इसमें कार्रवाई की गई। तो हमारी इन्वेस्टिगेटिंग टीम और बाकी जो टीम्स लगी थी उनके द्वारा ये संज्ञान में आया उनके कि पहले भी जो ये गंगाराम मृतक था और जो नेम्ड अभियुक्त है राजकुमार, इनके बीच में काफ़ी टाइम से विवाद चल रहा था। तो रंजीत सिंह हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। रंजीत, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? बड़ा खुलासा हुआ है हत्या की वारदात का। रंजीत, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि हत्या की वारदात का पुलिस ने खुलासा किया है और इस पूरे मामले में आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर पूछताछ की है। पूछताछ में कई चीजें सामने आई है। रुद्रपुर के ग्रीन पार्क कॉलोनी में चोरों ने लाखों की कीमत की ज्वेलरी पर हाथ साफ कर लिया है। पीड़ित महिला ने बताया कि अपनी बेटी की शादी के लिए ज्वेलरी बनाई गई थी और वहीं जानकारी के मुताबिक वारदात के समय पीड़ित परिवार शादी समारोह में बरेली गया हुआ था। इस बीच रुद्रपुर से सटे ग्रीन पार्क में चोरों ने सेंधमारी कर घर में रखे लाखों के जेवर चुरा लिए। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सोने का सेट, 8 अंगूठी, हार, बुंदे, टीका, कुछ नहीं बचा हमारे पास। हम तो 8 साल से जुड़ा हुआ था हमारा। काय के लिए जोड़ रहे थे आप? 8 महीने पर शादी करना थी लड़की की। अच्छा। अभी गाड़ी बेच के और सेट लेके आए, अभी 2 महीने हुए सेट लाए हुए हमें। अच्छा। हमारे बेटे ने गाड़ी बेची है, बिलोरो पिकअप। तो आंटी ये बताए, पुलिस को तहरीर दी है आपने अभी? अब जा रहा है तहरीर देने, कल आने के देख गए वो सब। तो वहीं चमोली में लोक सांस्कृतिक बोली भाषा को बचाने के लिए कलश लोक संस्कृति संस्था ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम का आयोजन के दौरान चमोली जिले के दिवंगत विभूतियों को सम्मानित किया गया। वहीं कलश संस्था के कवियों की तरफ से और कवि सम्मेलन का यह आयोजन किया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सांस्कृतिक बोली को बचाने का ये कार्यक्रम रखा गया। कई कवियों ने इसमें हिस्सा भी लिया।
तो वहीं आपको बता रहे हैं जहां पर सांस्कृतिक बोली को बचाने का ये कार्यक्रम हुआ और इस कार्यक्रम में कवियों ने भी हिस्सा लिया और साथ ही साथ किस तरीके से उत्तराखंड में अलग अलग रंग हैं, अलग अलग भाषा यहाँ पर देखी जाती है, पहाड़ हो या मैदान, हर तरह के रंग यहाँ पर उत्तराखंड में नजर आते हैं। इसी को लेकर सांस्कृतिक बोली को बचाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें कई कवियों ने हिस्सा लिया। वहीं मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक एकेडमी रोड पर बने एक कार्टन हाउस के मालिक अजीत सिंह के कमरे में अचानक आग लग गई। इस हादसे से कमरे में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। गनीमत ये रही कि हादसे के वक्त कमरे में कोई भी मौजूद नहीं था। आग लगने के बाद लपटों को देख स्थानीय लोगों ने मसूरी पुलिस और फायर सर्विस को जानकारी दी, जिसके बाद फायर सर्विस के जवानों ने फायर ऑफिसर सरोकार सिंह के साथ मौके पर पहुंचे और दमकल की 2 गाड़ियों से काफी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस बीच फायर ऑफिसर सरोकार सिंह ने बताया कि आग लगने की वजहों का अभी तक पता नहीं चल सका है, लेकिन मामले की जांच की जा रही है और नुकसान का हिसाब भी किया जा रहा है। रुड़की के कुंजा बहादुरपुर में करोड़ों की लागत से बनाया छात्रावास काफी खराब हालत में है। वहीं इस मामले में कांग्रेस ने विभागीय और जनप्रतिनिधियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। ये छात्रावास मोहितपुर में बने कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय में है। वहीं खस्ताहाल छात्रावास की आज तक 4 दीवारी नहीं बन पाई है, जिससे छात्राओं को रहने की व्यवस्था भी नहीं मिल रही है। इस मामले में भगवानपुर से विधायक ममता का कहना है कि भवन को बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन ये सब काम जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तभी हो पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ विधायक ने इस मामले में सरकार पर लापरवाही के आरोप भी लगाए हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में वो आवासीय विद्यालय का गठन वहाँ पर हुआ था। वो बालिका विद्यालय मोहितपुर में चल रहा है, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय वहाँ पर भी चल रहा है। कोरोना काल में समस्याएं रही। ये आवासीय विद्यालय भी छोटा है क्योंकि यहाँ सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम नहीं है। यहाँ आपने भी देखा कि यहाँ 4 दीवारी नहीं है। 4 दीवारी ना आ पाने की वजह से अभी पिछले कुछ समय से यहाँ पर गुलदार का आतंक भी मचा हुआ है। तो सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर अभी बालिका विद्यालय को शिफ्ट करना संभव नहीं है। भविष्य में बहुत नजदीक जल्दी ही उसे शिफ्ट किया जाएगा। बालिका विद्यालय कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय मोहितपुर में चल रहा है, मैंने आपको बताया, और वहाँ अभी गुलदार का आतंक पिछले लगभग 1.5 साल से मचा हुआ है।